नमस्कार मित्रों, मनोविज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए, इसके हम प्रमुख सिद्धांत पढ़ रहे थे अधिगम के। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयुक्त जीव कौन है? इसमें कुत्ता है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत बिल्ली है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है चूहा और कबूतर। प्रतिस्थापन सिद्धांत है खरगोश और व्यवहार सिद्धांत है चूहा और गेस्टोल्ट सिद्धांत है चिंपांजी। ठीक है। अब देखिए, अधिगम का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सीखना। ठीक है। ये जन्मजात प्रतिक्रियाओं पर आधारित होता है। सीखना वह मानसिक क्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है तथा अनुभवों से लाभ उठाता है अनुभवों से क्या करता है? लाभ उठाता है और अपने स्वाभाविक व्यवहार या अनुभूति एवं व्यवहारों में प्रगतिशील परिवर्तन और परिमार्जन करता है। गेट्स के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है? अधिगम है। तथा मॉर्गन और गिलीलैंड के अनुसार अधिगम या सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परिमार्जन है जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी के द्वारा धारण किए जाते हैं। वुडवर्थ के अनुसार जीवन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। और नेक्स्ट है अपना कॉन बैंक के अनुसार सीखना या अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा व्यक्त होता है। कॉल्विन के अनुसार अधिगम या सीखना अनुभव के कारण हमारे पहले के बने बनाए व्यवहार का परिवर्तन है और पहले से निर्मित व्यवहारों में अनुभवों के द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। स्किनर के अनुसार व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। मैस्लो के अनुसार अधिगम की दृष्टि से वर्धक अधिगम महत्वपूर्ण है। ये अधिगम के उच्च स्तर तथा मनोगामक तथा भाव पक्षों से संबंधित हैं। मैस्लो इन्हें स्वात्व अभिप्रेरक कहते हैं। मैस्लो ने बी मोटिक की संख्या 18 बताई है। अधिगम की उत्तम परिभाषा और व्याख्या E.R. हिलगार्ड के द्वारा लिखित पुस्तक टेरिटरीज ऑफ लर्निंग सीखने के अधिगम के सिद्धांत में दी गई हैं। स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को अधिगम या सीखना कहते हैं। अधिगम की मुख्य विशेषताएं। अधिगम सार्वभौमिक है। सीखने का गुण संसार में सभी जीवधारियों में पाया जाता है। अधिगम संपूर्ण जीवन चलता है। अधिगम विकास है। पेस्टालोजी ने वृक्ष और फ्रोबेल ने उपवन के उदाहरण के द्वारा सीखने की एक विशेषता को स्पष्ट किया है। अधिगम या सीखना परिवर्तन है, अर्थात व्यक्ति अपने व्यवहारों, विचारों, इच्छाओं तथा मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। अधिगम अनुकूलन है, अर्थात वातावरण में अभियोजन करने के लिए व्यक्ति को अनेक नए व्यवहारों, क्रियाओं, भाषा, रहन-सहन, रीति रिवाज आदि सिखाता है। अधिगम जो है अनुभवों का संगठन है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण है। व्यक्ति किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ही कार्य सीखता है। उद्देश्य जितना प्रबल होता है सीखने की प्रक्रिया उतनी ही तीव्र हो जाती है। अधिगम विवेकपूर्ण है। अधिगम सक्रिय है। अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों हैं, अर्थात प्राय व्यक्ति स्वयं अपने प्रयत्न करके सीखता है और बहुत सी बातों को वह दूसरों को देखकर और सुनकर सीखता है। अधिगम वातावरण की उपज है। अधिगम खोज है। अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक सीखने की क्रिया में 3 तत्व मुख्य होते हैं। एक तो मनोवैज्ञानिक कारक है, प्रेरणा, प्रेरक एवं आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को क्रिया करने के लिए बाध्य करती है। स्टीफेंस के अनुसार शिक्षक के पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं उन्हें प्रेरणा संभवतः महत्वपूर्ण होती है। आगे देखिए, रुचि और रुझान। बालक में जिस विषय के प्रति रुचि है उसी विषय को वह अधिक पढ़ता है, फलतः उसे वह आसानी से सीख लेता है। सीखने की इच्छा। जिन व्यक्तियों में सीखने की इच्छा होती है उसी को हम सीख कहते हैं। बुद्धि। तीव्र बुद्धि वाले बालक कम बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा शीघ्र सीख लेते हैं। शारीरिक कारक।
शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य हमारे संपूर्ण ज्ञान का आधार तथा प्रत्यक्षीकरण है, जो संवेदना पर आधारित है। आँख खराब होने से आसानी से पढ़ना नहीं सीख सकता, कान खराब होने पर सुनकर सीखने में कठिनाई होती है। परिपक्वता, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से परिपक्व छात्र नई विषय सामग्री को सीखने के लिए सदैव तत्पर व उत्सुक होता है। वातावरण संबंधी कारक, सीखने की दृष्टि से पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, विद्यालय वातावरण तथा कक्षा का वातावरण प्रमुख है। बालक के सीखने को सबसे अधिक कक्षा का वातावरण प्रभावित करता है। सीखने की विधि जितनी अधिक रुचिकर और उपयुक्त होती है, सीखना उतना ही आसान होता है। इसलिए प्रारंभिक कक्षाओं में खेल पद्धति करके सीखने का अधिक उपयोग करते हैं। अभ्यास, किसी कार्य को बार बार करने से कार्य करने की गति बढ़ती है और त्रुटि कम हो जाती है। जीतने की प्रक्रिया में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है, वह एक पथ प्रदर्शक का काम करता है। सीखने के दौरान यदि समय समय पर सीखने की प्रगति का ज्ञान होता है तो सीखने वाले में उत्साह बना रहता है और सीखने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है। अधिगम के सिद्धांत, थर्नाडाइक के अनुसार अधिगम के नियमों का जन्मदाता थर्नाडाइक हैं। अधिगम के अनेक सिद्धांत और नियम निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। एक तो है सहचार्य का सिद्धांत और एक है सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत। सहचार्य का सिद्धांत किन्हीं दो घटनाओं के बीच काल एवं स्थान का कुछ समय जो संबंध होता है उसे हम सहचर्य कहते हैं। सीखने की इस अवधारणा को प्रतिपादन सर्वप्रथम अंग्रेज दार्शनिक ने किया था और इस सिद्धांत के अनुसार एक प्रत्यय दूसरे का स्मरण करता है। एक प्रत्यय क्या करता है? दूसरे का स्मरण करता है। उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार सीखना उत्तेजक अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है। थर्नाडाइक इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। थर्नाडाइक एवं वुडवर्थ के अनुसार सभी मानसिक घटनाएं उत्तेजकों के लिए प्रतिक्रिया है। किसी भी क्रिया के लिए एक उत्तेजक होता है और वह प्राणी पर प्रभाव डालता है, जिससे वह अनुक्रिया करता है और उत्तेजक और अनुक्रिया के बीच संबंध जो बन जाता है, इसलिए सिद्धांत को संबंधवाद और बंधवाद सिद्धांत भी कहते हैं। थर्नाडाइक के सीखने अधिगम के नियम, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने पशुओं पर परीक्षण करके सीखने के नियम का प्रतिपादन किया है। इन नियमों में सबसे अधिक मान्यता एल थर्नाडाइक के नियमों को मिली है, जो निम्नलिखित है। तत्परता का नियम, अभिप्रेरणा का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम व प्रभाव। ये तीनों नियम अब सीखने के मुख्य नियम कहलाते हैं और उत्तेजक प्रतिक्रिया सिद्धांत का संबंधवाद पर आधारित हैं तथा इन तीन नियमों के अतिरिक्त सीखने के 5 गौण नियम होते हैं, जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। निम्नलिखित हैं: बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और सहचर्य परिवर्तन का नियम। तत्परता, लॉ ऑफ रेडीनेस, छात्र में पढ़ने की जिस समय इच्छा होती है उसी समय वह पढ़ता है। इच्छा न होने पर वह डर के मारे पढ़ना अवश्य बैठता है किंतु सीख नहीं पाता है। अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इसे उपयोग अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अब देखो, इसको याद रखें क्योंकि इस तरह से प्रश्न पूछ जाएगा अपने से। एग्जामिनर अलग तरह के क्वेश्चन बनाता है। आजकल सीधे सीधे प्रश्न कोई नहीं पूछता, आजकल थोड़े घुमा फिरा करके। अब जैसे मान लीजिए सड़कों के बारे में अपन ने खूब पढ़ा है, लेकिन अब क्या करते हैं, पहले तो जो पूछते थे डायरेक्ट प्रश्न पूछते थे, लेकिन अब क्या है, उन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा करके पूछते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अपने से प्रश्न पूछा कि अभ्यास के नियम का दूसरा नाम क्या है, या उपयोग अनुपयोग नियम को क्या कहते हैं, किसका दूसरा रूप है, तो क्या कहेंगे अपन? अभ्यास का नियम। उपयोग का नियम, जिस कार्य का अभ्यास बार बार किया जाता है उसे सरलता पूर्वक शीघ्र लिया जाता है। उदाहरणार्थ, कविता और पहाड़े याद करने के लिए उन्हें बार बार दोहराना पड़ता है। उपयोग का नियम, यदि व्यक्ति सीखे हुए कार्य का अभ्यास या उपयोग नहीं करता है तो वह उसे भूल जाता है। यही अनुपयोग का नियम है। परिणाम व प्रभाव का नियम, इस सिद्धांत को संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं।
थर्नडाइक के अनुसार यह नियम सीखने और अध्यापन का आधारभूत नियम है और इसके जिस कार्य के फलस्वरूप हितकर परिणाम प्राप्त होते हैं उसी को व्यक्ति दोहराता है। जिस कार्य को करने से कष्ट होता है उसे नहीं दोहराते हैं। बालक के सीखने के लिए ऐसी परिस्थिति का निर्माण करें जिससे कि वह सफलता मिले और संतोष की भावना बढ़े। बहु प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्सेस। अब देखो, प्राणी जब कोई नया कार्य करना सीखते हैं तो सफलता प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं और अंत में उस कार्य को करने की एक संतोषजनक प्रतिक्रिया ज्ञात कर लेते हैं और यह नियम प्रत्यय और भूल पर आधारित होते हैं। मानसिक विन्यास का नियम, यदि सीखने वाला मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं होता है तो वह सीखने में असफल रहता है और त्रुटियां अधिक करता है या विलंब से सीखता है ना। आंशिक क्रिया का नियम क्या है? आंशिक क्रिया का नियम है, इस बात पर बल देता है कि कोई एक प्रतिक्रिया संपूर्ण स्थिति के प्रति नहीं होती है, यह केवल संपूर्ण स्थिति के कुछ पक्षों या अंशों के प्रति ही होती है। शिक्षक को चाहिए कि वे अंश से पूर्ण की ओर ध्यान रखते हुए शिक्षण कार्य प्रयत्न करें तथा संपूर्ण विषय सामग्री को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करके क्रमशः एक एक इकाई को छात्रों के सामने प्रस्तुत करें। आत्मीकरण का नियम, आत्मीकरण का नियम वह है जो न्याय ज्ञान प्राप्त किया जाता है प्राणी उसे आत्मसात कर लेता है। शिक्षक को चाहिए कि वह ज्ञात से अज्ञात की ओर के आधार पर अध्यापन कार्य करवाए तथा नवीन ज्ञान का पहले दिए हुए ज्ञान से संबंध स्थापित करे। सहचर्य परिवर्तन का नियम, पहले से की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में उपयोग में लेने से उसमें क्रिया का स्वरूप वही रहता है किंतु परिस्थिति बदल जाती है। उदाहरण, रसायन का यदि कोई छात्र क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि और उसके गुणधर्म सीख चुका है तो ओडियोफॉर्म बनाते समय उसके उस ज्ञान का उपयोग करना चाहिए और उससे बालक शीघ्र ही ओडियोफॉर्म के बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, इसे चयन एवं संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। अध्यापक को इस नियम का पालन करते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए तथा इसे प्रभाव का विस्तार नियम भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी के सामने वह कोई नई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वह उसमें अभियोजन करने के लिए स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं करने लगता है और ये प्रतिक्रियाएं अभ्यास से त्रुटि होती है किंतु प्रतिक्रिया करते करते उसमें अचानक सफलता मिलती है और सफलता मिलने पर वह उस क्रिया की पुनरावृत्ति करता है जिससे कि प्रत्येक प्रयास में त्रुटि की संख्या कम होती जाती है और धीरे धीरे वह बिना किसी त्रुटि के कम समय में ठीक ढंग से सही कार्य करने लगता है। इसलिए इसे सीखने का प्रयास वे त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार यह सिद्धांत गंभीर चिंतन वाले विषयों के लिए बहुत उपयोगी है जैसे गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र। इस सिद्धांत के अंतर्गत बालक प्रयासों के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति सही तरीके से ज्ञात करता है। थर्नाडाइक के अनुसार प्रयत्न और भूल सिद्धांत के अन्य नाम संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, चयन एवं संबंध का सिद्धांत, अधिगम का संबंध बंध सिद्धांत तथा और एसआर थ्योरी, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत क्या है देखिए। इस सिद्धांत का आधार शरीर क्रिया विज्ञान का सिद्धांत है तथा यह सिद्धांत मनुष्यों के सीखने की क्रिया के बहुत से रूपों को सफलतापूर्वक व्याख्या कर सकता है। यह सिद्धांत संबंध के इस सिद्धांत को महत्व देता है कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया का संबंध होना ही सीखना है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव हैं तथा अस्वाभाविक व कृत्रिम उत्तेजक के कारण स्वाभाविक एवं प्राकृतिक उत्तेजक के समान हुई प्रतिक्रिया को संबद्ध प्रतिक्रिया कहते हैं। पावलोव ने इस सिद्धांत के परीक्षण हेतु कुत्ते का प्रयोग किया। पावलोव ने एक कुत्ते को प्रतिदिन एक निश्चित समय पर भोजन दिया और भोजन को देते ही कुत्ता लार टपकाने लगा। कुछ प्रयासों के बाद में भोजन देने से पहले घंटी बजाई जाने लगी और इनके परिणाम स्वरूप कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है। इसे पावलोव ने भोजन देकर लार टपकने की स्वाभाविक प्रक्रिया को घंटी बजाने की अस्वाभाविक या कृत्रिम उत्तेजक से संबद्ध कर दिया तथा स्वाभाविक
उत्तेजक और घंटी अस्वाभाविक उत्तेजक और दोनों उत्तेजकों के में संबंध स्थापित हो जाने के कारण कुत्ता लार टपकाने वाली स्वाभाविक क्रिया करने लगता है। और इसके बाद पावलोव ने केवल घंटी बजाई परंतु भोजन नहीं दिया, और घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ते के मुंह में लार टपकने लगती है, और यह घंटी बजाना अस्वाभाविक या कृत्रिम उत्तेजक है, और लाल टपकने तथा स्वाभाविक प्रक्रिया में संबंध स्थापित हो गया, और इस प्रकार स्वाभाविक प्रतिक्रिया एक अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति होने लगी। और इसी तरह से अब नेक्स्ट है अपना, देखिए क्या है, उत्तेजक मतलब एस, उत्तेजक का मतलब क्या है एस, अनुक्रिया का मतलब होता है आर के संबंध दर्शाने के लिए अनुबंधन पराक्रम को निम्न प्रकार से चित्रित किया जा सकता है। ये देखिए ये यहाँ पर चित्रित किया। सबसे पहले तो कुत्ते को क्या दिया, भोजन दिया, फिर उसकी क्या टपकी, लार टपकी, फिर भोजन में और इसमें क्या हुआ, अनुबंधन हुआ। अनुबंधन कौन है, घंटी, और घंटी की आवाज़ सुनी, घंटी की आवाज़ सुनते ही क्या हुआ, अनुबंधन हुआ, लार टपकी और भोजन उसको मिल गया। ठीक है। वाटरसन का प्रयोग क्या है, देखिए वाटरसन का प्रयोग है, वाटरसन ने एक 11 वर्षीय बालक पर प्रयोग किया और यह सिद्ध किया कि बालक में भय, घृणा, प्रेम और आदतों का विकास अनुबंधन के कारण होता है। इस सिद्धांत में क्रियाशीलता सिद्धांत का उपयोग सीखने के लिए अत्यंत आवश्यक है तथा यह सिद्धांत सह संबंध के सिद्धांत पर बल देता है। यह सिद्धांत क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है। यह सिद्धांत पुनर्बलीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। अनुशासन स्थापित करने के दंड एवं पुरस्कार के सिद्धांत इसी विधि पर आधारित है। यह बालकों में अच्छी आदतों के निर्माण और पुनर्बलीकरण की भी व्याख्या करता है। यह सिद्धांत भाषाओं के सीखने और सिखाने के लिए भी विशेष महत्वपूर्ण है तथा यह सिद्धांत संबंधीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत की उन विषयों को सिखाने व सीखने के लिए विशेष रूप से सहायता ली जा सकती है जिसमें सोचने समझने की क्रिया नहीं होती है, जैसे सुलेख और अक्षर विन्यास। शिक्षण में दृश्य और श्रव्य सामग्री का उपयोग तथा इस सिद्धांत पर आधारित है तथा इस सिद्धांत में प्रत्येक गूढ़ विचार श्रृंखला के बारे में कोई उचित उत्तर नहीं मिल पाता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के दोष, मानव को यांत्रिक मानना, केवल सरल विषय वस्तु के अधिगम को बताना, जटिल विचार श्रृंखला को नहीं, और मानव के विवेक, तर्क व चिंतन आदि गुणों की अवहेलना करता है और अधिगम अस्थायी होता है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने 1938 में किया और इस सिद्धांत को नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। मानव प्राणियों के लिए यह सिद्धांत का विशेष महत्व है। इसमें व्यवहार या अनुक्रिया को अनुबंधित करता है। ठीक है। अनुक्रिया के लिए किसी बाह्य उद्दीपन की आवश्यकता नहीं होती है तथा इसे रिक्त प्राणी उपागम भी कहते हैं। स्किनर ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को प्रधान बताया है तथा समस्या के लिए समाधान के लिए तर्क एवं समझ का उपयोग किया है। स्किनर ने 2 प्रकार के व्यवहारों का वर्णन किया है, एक तो है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार तथा क्रिया प्रसूत व्यवहार। इसे स्किनर का द्विकारक सिद्धांत भी कहते हैं। स्किनर ने 6 महीने के बच्चे की भी इसी सिद्धांत की सहायता से सीख करते हैं तथा इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत या अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। स्किनर का प्रयोग, स्किनर ने पहले अपना कार्य चूहों पर किया और बाद में कबूतरों पर। स्किनर ने एक ऐसे बॉक्स की रचना की जिसमें एक छड़ और एक भोजन की तस्तरी लगी थी तथा छड़ को दबाया जा सकता है तथा इसे भूखे चूहे को एक बॉक्स में रखा और चूहा बॉक्स में इधर उधर घूमता रहा और जैसे ही उसने छड़ दबाई भोजन तस्तरी में आ गया। जब भोजन को चूहे के व्यवहार का पुनर्बलन कर दिया और वह बार बार वही व्यवहार करने गया तथा छड़ को दबाने लगा। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन को सही अनुक्रिया का होना अधिक महत्व रखता है। स्किनर ने अपने सिद्धांत के आधार पर परंपरागत SR सूत्र को RS सूत्र में परिवर्तित कर दिया। स्किनर
उत्सर्जक अनुक्रियाओं को क्रिया प्रसूत तथा निष्कर्षित अनुक्रियाओं को उद्दीपन प्रसूत कहते हैं। माता पिता तथा शिक्षक इस सिद्धांत की सहायता से बालकों में वांछित परिवर्तन का विकास कर सकते हैं। जब बालक ये समझने लग जाता है कि चाहे पढ़े या न पढ़े उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है तथा वह पढ़ाई की ओर उदासीन हो जाता है, जब बालक लिखना व पढ़ना आरंभ करता है तो माता पिता या शिक्षक बालक को सही लिखने पर चॉकलेट या अन्य खाने की चीज़ देते हैं तो क्रिया का प्रबलन कर सकते हैं और वांछित व अच्छे व्यवहार का पुनर्बलन तुरंत करना चाहिए। और इसे देखकर करने के प्रभाव करने से कम हो जाता है तथा शिक्षण की क्रियाक्रमित अनुदेशन प्रणाली मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है। स्किनर का यह सिद्धांत अभिप्रेरणा पर बल देता है। गुथरी का प्रतिस्थापन सिद्धांत एक दिया हुआ उत्तेजक तथा उत्तेजकों का संचय एक निश्चित अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति रखेगा और गुथरी के अनुसार सीखना जन्मजात अनुक्रियाओं को दूसरे उत्तेजकों की ओर विस्तारित करने की क्रिया है। गुथरी ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु खरगोश पर प्रयोग किए। देखिए जो गुथरी का जो प्रयोग था वह किस पर था? खरगोश पर। अब हम आगे हल का व्यवहार सिद्धांत भी पढ़ेंगे और हम टॉलमैन का सिद्धांत भी पढ़ेंगे, है ना। इस तरह से गेस्टोल्ट का सिद्धांत भी पढ़ेंगे। अभी हमारे बहुत सारा इसमें सिलेबस बाकी है, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मित्रों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।